उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है भारत एक प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है? लेकिन क्यों? क्योंकि भारत के तीनों तरफ अगर नक्शे की बात करें, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के तीनों तरफ जल है। तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ये उत्तर में गंगा सतलज के मैदान में विस्तृत है। अरावली, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा शिलांग की या मेघालय की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा को बनाती है। इसके पूर्व में स्थित पूर्वी घाटी इसकी पूर्वी सीमा तथा पश्चिम में स्थित पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा को बनाता है। आपको बता दें कि भारत का दक्षिणी भाग इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। भारत का यही दक्षिणी भाग तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण ही हमारे देश भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जिस तरह से भारतमाला परियोजना का एक प्रोजेक्ट है, उसी तरह से सागरमाला परियोजना का भी प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। आज आपको उसी सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ उसकी विशेषताओं के बारे में, आखिर ये सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, उसी के बारे में आपको आज सीधा ले चलते हैं दमन की ओर और साथ में वलसाड़ की तिथल बीच की ओर। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि भारत के 9 तटीय राज्य है। वह सब कुछ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। भारत तटीय राज्य यानी भारत की तट रेखा कुल 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र है। भारत में 9 तटीय राज्य है। उनमें से गुजरात 1609 किलोमीटर सबसे लंबा तटीय राज्य माना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, जो राज्य की काठियावाड़ क्षेत्र यानी ओखा स्थित है और 1609 किलोमीटर करीब लंबी तटरेखा है। ये समुद्र तट अरब सागर से घिरा हुआ है और 41 बंदरगाहों से युक्त है। एक प्रमुख और 40 मध्यवर्ती या छोटे गुजरात के कुछ समुद्र तट है, दीव, द्वारका, पोरबंदर आदि। तो चलिए आज आपको सागरमाला परियोजना के बारे में बताने जा रहे हैं। सागरमाला परियोजना को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण और मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 7500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट, 14500 किलोमीटर की संभावित जल मार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 36 परियोजनाएं प्रस्तावित भी की है। सागरमाला परियोजना 8 राज्यों में इस प्रकार से है। भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको ये भी बता देंगे कि सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से पर्यटन गतिविधियों पर विचार किया जा रहा है। मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन और संबंधित कौशल विकास जैसी समुद्र क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से तटीय समुद्रियों का विकास सागरमाला कार्यक्रम का एक अनिवार्य उद्देश्य है। क्रूज पर्यटन और लाइट हाउस पर्यटन का विकास अन्य गतिविधियां भी है, जिन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसी सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने कल दमन के 2 विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात की, विशाल टंडेल जी और साथ में एसपी दमना जी, जो दमन के ही नागरिक है और भाजपा के लिए सक्रिय कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने विशेष जानकारी हमें दी है कि आखिर सागरमाला प्रोजेक्ट और सिग्नेचर ब्रिज जो दमन में आने वाला है बहुत ही शीघ्र, तो उन्हीं 2 विशेष मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है, मुलाकात ली है, विशेष तौर पर विशाल टंडेल जी से और एसपी दमना जी से, जिन्होंने दमन के विकास की गति को, साथ में सिग्नेचर ब्रिज के बारे में उन्होंने विशेष जानकारी दी, साथ में सागरमाला प्रोजेक्ट जो दमन का एक अहम हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि दमन गुजरात के बिल्कुल सीमा पर लगता है और दमन भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है और हमारे देश में करीब 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय
क्षेत्र में लगते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विशाल टंडेल जी का। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। हमारे साथ विशाल टंडेल जी उपस्थित है। आइए जानकारी लेते हैं कि आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव होने वाला लोकसभा का, उसकी तैयारी कैसी चल रही है और जो दमन का जो विकास हुआ है तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उज्जवल भारत के सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ जी। और बहन आज हमारे यहाँ पर आए, आपका भी स्वागत है जी। और जो प्रश्न आपने मुझे किया है 2024 में आने वाले जो चुनाव में क्या परिणाम होगा जी और तैयारी हमने क्या की, तो मैं तो ये जरूर बताऊंगा कि तैयारी हम नहीं करे, अपितु भारत देश की जनता कर रही है। जी। जिस तरीके से 2 टर्म में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिर्फ कहा ही नहीं लेकिन करके दिखाया और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास के साथ 2014 से लगातार भारतवर्ष की जो उन्नति, प्रगति और विकास जो किया, भारतवासियों ने उसे देखा है, परखा है। और इसीलिए जब आज तीसरी पारी की जब बात हो रही है, तब आदरणीय मोदी जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी तो भारतवर्ष की जनता चाहती है कि पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का कमान संभाले, प्रधानमंत्री बने और अब की बार 350 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना उज्जवल भविष्य भारत का बनाएगी। और जैसे ही आपने देखा कि चंद्रयान 3 जो 3 जो हमने लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, वो वहां पर लॉन्च हुआ है। आज वहां से पूरे विश्व में जो हमारी प्रशंसा जो हो रही है, आज विश्व के हम सबसे पहले देश है जिन्होंने साउथ पोल पे हमने लैंड किया। उसी के साथ साथ विश्व के चौथे देश के रूप में हम उभर के आए। तो साइंस में भी आज हमने बहुत सारी प्रगति की है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारतवर्ष ने बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए और इसीलिए आने वाले चुनाव में 2024 में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। जहां तक दादरा नगर हवेली दमन दीव के विकास की बात है, मैं ये समझूंगा कि पिछले 7 सालों के अंदर जो विकास यहाँ पर हुआ वो कभी भी नहीं हो सका था। आपने देखा होगा कि दमन के पास बहुत ही बढ़िया समुद्र तट है और समुद्र तट के ऊपर अभी 4 महीने पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर नमो पथ का जो इनोग्रेशन किया गया, वो आज इतना शानदार यहाँ पर बीच रोड बना है, वो शायद ही भारतवर्ष में कहीं और होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी सारे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और इस शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो जो क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने लाई है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर दादरा नगर हवेली दमन दीव में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा कॉलेज, सभी जितनी भी कॉलेज है जिसकी मांग हमारे लोगों ने, हमारे छात्रों ने की, उन सभी को लाकर प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने हमें दिया है। हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हमारे यहाँ के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी भी डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सके। इसलिए ऐसे कार्य शिक्षा के क्षेत्रों में जो काफी सराहनीय है और प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बाबत को सराहना करते हुए सभी लोगों को भी आह्वान किया है कि जो नमो मेडिकल कॉलेज दादरा नगर हवेली में बना है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज है, उसको भी जाकर एक बार देखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर आने वाले दिनों में नमो पथ और जो राम सेतु जो पथ जो यहाँ पर बना हुआ है बड़ी दमन में, उनको जोड़ते हुए यहाँ पर एक सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है और उस ब्रिज के जरिए और यहाँ पर एक ब्यूटी ऐड हो जाएगी। उसकी ये ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक विविंग गैलरी भी बनने जा रही है। लिफ्ट के माध्यम से वहां पर जो भी पर्यटक है वो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर फ्लोर पर जा सकेंगे, वहां से पूरा दमन देख पाएंगे। समंदर और दमन गंगा नदी का जो संगम है वो भी वहां से आप देख पाएंगे। तो एक सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर उसका खातमुहूर्त जो है वो होने वाला है। तो ऐसी काफी सारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग है। मैं समझता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 7 सालों में हमारे संघ प्रदेश ने, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने बहुत ही अच्छा विकास हुआ है और आने वाले दिनों में इसे भी बेहतर एक छवि लेकर हमारा जो संघ प्रदेश, छोटा सा एक संघ प्रदेश है जिसके लिए कहा जाता था कि हमारे भारत की आजादी के बाद 14 साल के बाद हम मुक्त हुए पुर्तगाली शासन से, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भी देश के जितने भी प्रांत थे उनके साथ कोई अलग नहीं और उनकी जितना जो हमारा विकास हुआ है दूसरे प्रदेशों के साथ हमारा भी विकास उतना ही तेजी से हुआ है। और इस बाबत के लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और हमारे आदरणीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी का हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जी विशाल जी, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो हमारे देश में
देखा गया है कि दक्षिण भारत देखा गया है और खासकर पश्चिम भारत जहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा लगता है, वहां पे समुद्र का एक बहुत बड़ा अरब सागर का एक तट है और साथ में जो भारत जो हमारा जो हिंद महासागर है वो भी। तो हमारे देश के अधिकतर क्षेत्र, खासकर गुजरात सबसे बड़ा राज्य है, 1609 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, ओखा से उमरगांव तक। सागरमाला का प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ी सी पिक्चर बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, बहुत जरूरी है ये। जैसे आपने देखा होगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट कैसे बढ़िया से चल रहा है। आज हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता थी। और इसी को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारे देश से बहुत सारा यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रीज है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और इसी के जरिए हम जीडीपी भी कैसे बढ़ रही है हमारे देश की, तो उसको ज्यादा से ज्यादा और कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। ये देखते हुए आपने देखा होगा कि रोड नेटवर्क के साथ साथ रेल नेटवर्क भी आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क की वजह से नई लाइन भी बिछा दी गई है। उसी के साथ साथ समुद्र तट की अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और आपने जैसे कहा कि 1600 किलोमीटर का लंबा जो कोस्टल स्ट्रेच है कोई अन्य प्रांत में नहीं है, तो उसे कैसे उसको उपयोग में लिया जाए और उसके जरिए कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को और आसानी से किया जाए, इसके बारे में सोचते हुए जो यहाँ पर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में एक विचार हुआ था। और आपने देखा होगा कि हमारे जो फिशरीज मिनिस्टर है रूपाला जी, तो परसोत्तम रूपाला जी ने भी अभी पूरा दौरा उन्होंने किया। उन्होंने ओखा से लेकर पूरा सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए भी उन्होंने स्टडी की और बोर्ड में ही उन्होंने स्टार्ट किया था। मैं भी उसका हिस्सा बना था पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये इसी के लिए पूरी भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम लोग और हमारे बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाए, कैसे एक्सपोर्ट में भारत देश ऊपर और जा सके, कैसे हम फॉरेन करेंसीज को ज्यादा हम लोग लेके आए और हमारी जीडीपी कैसे बढ़े। हमारी यहाँ पर हमारा जैसे मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपये को हमें मजबूत करना है, तो उसी की दिशा में ये सागरमाला प्रोजेक्ट हो वो भी आने वाला है। उसके लिए विचाराधीन है वो मामला, लेकिन उसके लिए पूरी स्टडीज हो रही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह सब बनने के बाद उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। मैं समझता हूं कि पूरे हमारे भारत का वो नक्शा बदल देगा और पूरे भारत के लिए वो एकदम सरप्राइजिंग रहेगा और विश्व की नजर उसके ऊपर होगी कि भारत देश के पास इतना बड़ा समुद्र तट था, तो उसको विकसित करने का काम किया, उसको एक्सप्लोर करने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। जी धन्यवाद। अंत में इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों को पलटा चाहिए। इतिहास भी ये गवाही देता है कि एक समय था जब भारत को खोजने के लिए, भारत में आने के लिए लोगों ने समुद्र का रास्ता खोजा था, ढूंढा गया था। टर्किश मुसलमानों ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता से बंद कर दिया, इतिहास के पन्नों में उल्लेख किया, लिखा गया है। तो भारत तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने, कई लोगों ने समुद्र तट का रास्ता अपनाया था, तभी वो लोग भारत पहुंचे थे। लेकिन आज वही भारत जहां पे आने के लिए लोग, मसाले के लिए लोग आते थे, मरी मसाले लोग आते थे कि भारत का मसाला एक बार जैसे चख लिया उसको बार बार भारत आना पड़ता था। तो इसी के उद्देश्य को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ही एक ऐसे समुद्र से जोड़ दिया है जहां पर हर क्षेत्र से हर कोई व्यक्ति, विदेशों से भी हर व्यक्ति जोड़ आ सकते हैं और उनका जो व्यापार है उसको समुद्र तट हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे रोड मार्ग हो, चाहे कोई भी मार्ग हो, उससे वो जोड़ सकते हैं और अपने व्यापार को भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। और विकास की अगर गति की बात करें तो जितना विकास की गति जो भाजपा सरकार में जो उनके नेतृत्व में हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। मैं ऐसी दो उदाहरण दूंगी। 370 को हटाया गया जो शायद मुमकिन नहीं था किसी और सरकार के हाथ में जब हमारा देश था। साथ में 3 तलाक बंद किया गया, जो मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान मिला है 3 तलाक हटाने के बाद, वो शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने सोचा तक नहीं होगा। तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हमारा देश हर नागरिक के लिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने हर नागरिक का सम्मान किया, हर नागरिक के लिए सोचा है। और मैं साथ में यही उम्मीद करती हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ कि हमारा देश भारत फिर एक बार अखंड भारत बनेगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, दमन से सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। और मैं विशाल टंडन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारे उत्तर भारतीय सेवा मंच जो हमारे सेवा मंच दमन जो यहाँ उपस्थित है उन सभी का करूंगी मैं धन्यवाद। साथ में हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, करणी सेना भारत के दमन के अध्यक्ष है हमारे साथ वर्मा जी है। साथ में हमारे साथ वलसाड़ के अध्यक्ष है करणी सेना भारत के योगेश सिंह ठाकुर, उनका भी धन्यवाद करती हूँ सहयोग देने के लिए। और मैं उज्जवल भारत न्यूज की मुख्य संपादक होने के साथ साथ मैं करणी सेना भारत की मीडिया प्रभारी भी हूँ। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और ये चाहती हूँ कि अगला चुनाव लोकसभा का इतना बहुमत हो कि वो एक इतिहास बन जाए।
स्वर्ण अक्षर में वो नाम लिखा जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री शायद कभी किसी और देश को मिला हो जो हमारे देश को मिला है। हम लोग सब गर्वित महसूस करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, और मैं ये विश्वास है मुझे कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है वो एक इतिहास रचेगा। हमारे साथ दमनिया जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके ही कार्यालय में हम आए हैं दमन में। तो आइए बात करते हैं कि अगले जो चुनाव है उसके लिए कुछ जानकारी ले लेते हैं, और दमन की जो विकास धारा आज जिस गति से जा रही है उसके लिए भी उनसे पूछ लेते हैं तो और इसको विकास करने के लिए और कौन से क्षेत्र में विकास करना बाकी रह गया है वो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल में। जी, आपने जैसे बताया 24 का इलेक्शन आ रहे हैं जी, और 24 के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दमन में मैं दमन का मेयर भी हूँ जी, और दमन में जो विकास हुआ है जी। और मोदी जी यहाँ पे करीबन दादरानगर और दमन जी जी। हमारे टेरिटरी में करीबन 3 से 4 बार आ चुके हैं जी, और उनकी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो हमारे प्रफुल्ल पटेल जी एडमिनिस्ट्रेटर दमन के जी, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, बिन मांगे जनता को मिल जाता है। जी, आप रोड से सड़क से देखो, जी। आप बीच देखो, जी, राम सेतु जो जमपुर में बीच है, जी। नमोपट जो देवका में बीच है, जी, इतना अच्छा बना है बिल्कुल, और इतना सुंदर बना है। और जी। नमोपट में जब हमारे मोदी जी आए थे 3 महीने पहले, उन्होंने इनोग्रेशन किया जी। हेल्थ के सेक्टर में देखो आप, जो सिलबस में एम्स की तरह जी, एक 6-7 हजार बेड की हॉस्पिटल पर 1100 बेड की हॉस्पिटल बन रही जी। है, मरवर में 300 बेड की हॉस्पिटल बन रही जी। है। एजुकेशन में आप ननगर से चालू करो, जी, ननगर से लेके स्कूल्स देखो, जी। प्राइमरी स्कूल्स, हायर प्राइमरी स्कूल्स, जी, फिर कॉलेजेस देखो, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, नवो मेडिकल कॉलेज है सिलबस में, अपना एडवोकेट का कोर्स है, इंजीनियरिंग फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, जी, जो कोर्सेज है एजुकेशन के हब बन गया है दमन जी। ड्यू। और चारों तरफ सिलेबस में अच्छे अच्छे हॉल बन गए, जी। एकलव्य स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, जी। जो हमने सोचा नहीं था वो हो रहा जी। है। अभी ब्रिज बन रहा है नंदगमन मोटर जी। से सिटी में, जो मच्छी मार्केट के नीचे बैठ के मच्छी जी। बेचते थे, वेजिटेबल बेचते थे, आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड फिश मार्केट जी। नारीडमन मोरीडमन में बन चुका है, वेजिटेबल मार्केट बन चुकी है, जी। मल्टी लेवल पार्किंग बन चुका है। जी। दमन का काया बदल हो गया है। बिल्कुल, और टूरिस्ट जो 2 साल पहले 5 लाख आते थे, आज 15 लाख आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो होटल वाले 5,000 में ले रहे थे वो 10,000 का भी टैरिफ हो गया, डबल हो गया, जी। ये आमदनी डबल हो गई। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो हर सब जगह पे आमदनी बढ़ती है, पब्लिक की, ये सब छोटे छोटे वेंडर्स की भी बढ़ती है। जी, एयरपोर्ट आ रहा है, जी। दिसंबर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो वी आर केटरिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, दमन का और विकास बढ़ेगा। जी, तो इतना हो गया है, DCR रूल्स आए हैं दमन जी। में, पूरा दमन को सेटलमेंट डेवलपमेंट जोन में डाल दिया जी, है। ये विकास नहीं तो और क्या है, विकास बिल्कुल। क्या हो गया है। अभी ये खाली मांगतोड़ संभालना है और आगे तेजी से बढ़ना है। जी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कैंडिडेट इधर आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास के कारण जीत जाएगा। जी। और मोदी जी, जी का भी आपको बता दो, हाँ। 350 प्लस का टारगेट है, ओके। 400 भी हो जाए तो आशंका नहीं है। और आपने देखा होगा जी। कि सब एकजुट मिलते हैं, बिल्कुल। तो क्यों मिलते हैं कि क्योंकि इनको अकेले किसी की ताकत नहीं है, कि कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं है कि इसको हरा सकते हैं या चुनित ले, बिल्कुल। इसीलिए सब एक साथ में जुड़ में बड़े हैं जी। और उनका कोई लीडर नहीं है, सब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। बिल्कुल। अगर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया हम्म, तो मैं दूसरे दिन ही वो इंडिया जो है वो टूट जाएगी, इंडिया बिगड़ जाएगी। इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इंडिया क्यों कहते हैं? आप अपना पार्टी का नाम रखो, डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिया ही है, सबका है। एक 4-5 दल बना के इंडिया नहीं हो जाती। बिल्कुल, मोदी जी अखंड भारत का प्रयत्न कर रहे जी। हैं और अमृत काल तो आपने देख लिया, बिल्कुल। अमृत महोत्सव आने वाला है, जी। वो कैसा होगा जी। वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम विकसित होंगे और नंबर 1 देश बनेंगे। मोदी जी का डंका खाली यहाँ पे नहीं चलता है, फॉरेन भी चलता है। बिल्कुल। और उनको सुनते हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके फॉलोअर्स जी। हैं, और वो जो बोलते हैं वो वर्ल्ड फॉलो करती है। इज एन एग्जाम्पल फॉर आवर जी। इंडिया। अगर देश चांद पे पहुंच गया, इसरो में है, जी। अब सूर्य पे भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। सूर्य में L1 आज गया है, जी। और अगर सफल तो होंगे ही 100%, लेकिन सफल नहीं हुए तो उससे सीख के दोबारा वापस सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये खाली इंडिया की बात नहीं है, चांद की बात नहीं है, सूर्य की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है, पृथ्वी की बात जी। है। पूरा वर्ल्ड एटमोस्फियर हमारे साथ है और हमारे पर देखेंगे। आपने देखा जापान का
स्टार्ट हुआ चंद्रयान उधर ही बस्ट हो गया। जी साउथ अफ्रीका का भी सफल नहीं हो पाया, रशिया का भी नहीं हो पाया। साउथ पोल में लैंड किया तो अमेरिका और चाइना भी नहीं लैंड पाए, हम क्या लैंड पाए। जी तो ऐसी चुनौती के देते हैं कि जो कोई नहीं कर सकते वो हम कर सकते, बिल्कुल तभी तो हमारा नाम होता है। बिल्कुल और सभी फील्ड में आप पहले बॉम्ब फटते थे हर दुकान पर, अभी बॉम्ब फटते हैं, बिल्कुल नहीं आतंकवादी हाथ के मार के जाते हैं, किसकी हिम्मत नहीं है। हमारा एक सोल्जर उधर पकड़ा गया था, जी जबरदस्ती उसको बाइक अंदर ढोल बाजा से प्राइम मिनिस्टर उनको बॉर्डर पे छोड़ने आए। चेंज है, नया भारत है, नया दमन है, नया विश्व है, नया हमारी ही अभी ढंग के बजेंगे। चाइना सुपर पावर है, बहुत सकता था है, इकोनॉमी में मेरा बंद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चाइना क्या देता है, कोविड देता है, जी मोदी वैक्सीन देता है, हिंदुस्तान क्या वैक्सीन देता बात है। तो ये चेंज है। जी। तो जितने भी देश है वो चाइना को फेवर नहीं कर रहे। जी। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो मुहिम चलाया था जी। कल, सबका साथ सबका विश्वास विकास। सबका विकास, जी। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, ये अमेरिकन और यूरोप भी बोल रहे जी। हैं, और बोल रहे हैं यूनिट डालो तो इंडिया में डालो, इंडिया को और ताकतवर करो, क्योंकि इंडिया अगर ताकतवर होगा जी। तो देश का भला करेगा और हमें काटेगा नहीं। जी। ये तो उनको दबाने की और काटने की बात करता है, जी। जासूसी करता है, जी। अनशक्ति फैलाता है। तो वी डोंट वांट चाइना, वी वांट इंडिया, और इंडिया का डंका बजेगा। इंडिया प्रथम इकोनॉमी 1 हो जाएगी, अभी 5th तो है ही, जी 5th इकोनॉमी हो गई है, 3rd पे चल रहे हैं ना, जी। 1 आते में 10 नहीं। जो ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 370 को हटाया गया और जो 3 तलाक जो हटाया गया, और अब मैं चाहती हूँ कि अगला एजेंडा जो हमारा पीओके है उस पर भी हमें बहुत जोर देना है कि अगला एजेंडा पीओके का है। और जो अखंड भारत का जो कुछ हिस्सा था जो अभी हमारे नक्शे में नहीं है, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगले चुनाव में जब जीतकर भारी मात्रा में आएंगे बहुमत के साथ, तब मुझे ये पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि जो हिस्से हमारे आज नहीं है, लेकिन वो अगले साल चुनाव के बाद वो नक्शे के अंदर वो दिखाई देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। क्या कहते हो इस बारे में? मैं तो बोलूँ 370 तो हटा के दिखा दिया, हाँ। पाकिस्तान के तो हेगड़ी निकल गए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि आने वाले 14 जनवरी में, जी आप बोलते थे तारीख बताइए, तारीख बताइए, हाँ। तारीख बताने का नहीं, 14 जनवरी को या 21 जनवरी को राम मंदिर की जी। उद्घाटन हो जी। जाएगा, मूर्ति स्थापित हो जाएगी, जी। और राम मंदिर जो हर हिंदुस्तानी का भावना था जी। वो बन जाएगा। बिल्कुल। सपना नहीं था, सब हकीकत हो गया, बन गया। जी। अभी खाली राम लल्ला को लेके जाके पूर्ण उनकी स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जी। तो ये भी हो गया। जी और जो 1 नेशन 1 वोट हाँ जो चुनाव होते हैं, आज ही जी। उन्होंने ऐलान किया जी, जी, कि जी। चर्चा करो जी। कितना खर्चा होता है, पूरे साल भर में चुनाव चुनाव चुनाव। जी। एमपी चुनाव नहीं हुआ तो स्टेट का आएगा, एक स्टेट का नहीं गया दूसरा स्टेट का, जी। और खर्चा होता है, मिशनरीज होती है, तय करके। जी। जब एमपी का चुनाव होता है, साथ ही साथ में एमएलए एमपीज का भी चुनाव कर दो, एमपीज के साथ इसका, तो चुनाव में खर्चा बचेगा, टाइम समय बचेगा, बचेगा, और बिल्कुल। एक साथ में चलेगा सब। जी। ये तो हर साल में हर चुनाव होंगे तो डिस्कस करो इसमें कितना फायदा होगा, जी। और 5 साल पे सबका टर्म होगा। जी अभी एमपी का चुनाव आता है तो 3 स्टेट का और चुनाव आएगा। एमपी की लोकसभा की तैयारी करें या स्टेट वाले की तैयारी करें। बिल्कुल। तो ये चुनाव का भी जो प्रक्रिया है डिस्कस करो, और उससे फायदा ही फायदा है। जो चाहते हैं कि उसमें नुकसान है वही ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल। नहीं करते। और अगर आम आदमी पार्टी बोलती है मोदी जी ऐसे वैसे, तुम्हारी पार्टी से लड़कर दिखाओ ना, क्यों आप बिल्कुल। एक दूसरे का हाथ थामे हो। बिल्कुल गठबंधन। हाँ, गठबंधन है, वो मत करो ना। जी। आपका गठबंधन, आपका विचारधारा कुछ भी अलग है। हाँ। आपने देखा होगा शिवसेना है, जी शिवसेना के साथ इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से जी, सरकार जी। चलाई, कैसी सरकार चलाई? गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार के कोई एथिक्स नहीं था, जी। कोई हिंदुइज्म का पार्टी का ये नहीं था, जी। उनका एथिक्स उन लोग ने बेच दिया था। जी। तो उनके ही पार्टी ने उनको तोड़ दिया कि बिल्कुल। आप जो हमारी विचारधारा है, सिद्धांतों पे नहीं जो चले। हमारे सिद्धांत नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी मेरे को बताओ, आम आदमी और ममता बनर्जी ऐसे करके वो दोनों जन खुद के विचारधारा की पार्टी है, एक विचारधारा में आएंगे नहीं तो क्या नहीं जी। है। मोदी जी जो भी है एक विचारधारा है, एक ने सबने डिसीजन पे यूनिटी वाइज अगर डिसीजन कर दिया है करना ही है। कोई बोलेगा इसको करना है नहीं करो, टाल खींच के करते हो तो विकास कार्य नहीं होते। जब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी आप जीत नहीं पाओगे, बिल्कुल। चाहे वो टीम हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो देश हो। जी। इसलिए जो हमारे नेता एक ही है, मोदी जी है, जी, बिल्कुल। और मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
और देश के लॉकडाउन और जोर से बिल्कुल आगे चलाएंगे। आज जिस प्रकार से आज दमना जी ने हमें विश्वास दिलाया है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जो मजबूती के तौर पर जो आगे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि गठबंधन की कहीं पे कोई आवश्यकता या कोई आशंका दिखी नहीं रही है, क्योंकि भाजपा इतना मजबूत हो चुका है जिस प्रकार से उनके सिद्धांत पे हम चल रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो अपने सिद्धांतों के ऊपर अटल होकर चल रहे हैं, और उसी में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो भारत है, जो अखंड भारत था, अखंड भारत है और अखंड भारत हमेशा रहेगा। इसे तोड़ने की ना किसी में ताकत है, ना ही किसी में कोई हिम्मत होगी आगे चलकर, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था, है और हमेशा सोने की चिड़िया बना। क्या कहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, कर्णी सेना भारत की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में जिस सेना के दाहिने और बाएं तरफ एक तरफ कर्णी माँ है जो शस्त्रों शास्त्र की देवी मानी जाती है, और दूसरी तरफ हमारे साथ भारत माँ है, तो जिस सेना के दोनों तरफ दोनों माताएं हो, तो उस सेना को तो जीत मिलना जरूरी है और मिलना ही चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। तो कर्णी सेना भारत की तरफ से मीडिया प्रभारी सीमा भट्टाचार्य, साथ में उज्जवल भारत की मुख्य संपादक होने के नाते आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। खास करके विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे दमना जी का, और हमारे जो दमन के अध्यक्ष है, कर्णी सेना के अध्यक्ष है हमारे साथ वर्मा जी है, वलसाड़ जिला अध्यक्ष है कर्णी सेना के योगी सिंह ठाकुर, हमारे साथ उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं सभी कर्णी सेना के सैनिक का, हर किसी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, दमन से धन्यवाद।